हेलो बच्चों, मैं पी.के. सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पी.के. सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरा पिछला जो वीडियो था वो फंक्शन लेक्चर नंबर 1 था। ये वीडियो फंक्शन लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट वीडियो में हमने सेट थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताया आपको। उसमें बताया कि ए और बी दोनों निम्बिटी सेट हैं और एफ एक रूल है अंडर विच एवरी एलिमेंट सेट ए इज एसोसिएटेड विथ रूल एफ। तो उस रूल एफ को फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कहते हैं। इस पर आपने देखा होगा, इसको डोमेन बोला गया, इसको कोडोमेन कहते हैं और यही रूल है जिसको फंक्शन कहते हैं, है ना। इसमें हमने आपको ये भी बताया कि देखिए ये जो फंक्शन है, रेंज क्या होता है इसमें, कि अगर रूल के बारे में जहां तक बात करें तो अगर मान लीजिए ए सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 मात्र 3 एलिमेंट लेते हैं, और बी सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, एंड एट इज अ रूल। ये फंक्शन कह सकते हैं ए टू बी डिफाइंड एज फॉलोस। क्या डिफाइन किया गया है? तो देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स 2x माइनस 1। x बिलोंग करेगा सेट ए में एंड एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा। तो x का वैल्यू 1 हो सकता है, x का वैल्यू 2 हो सकता है, x का वैल्यू 3 हो सकता है। अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो f ऑफ 1 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1 होगा। अगर x का वैल्यू 2 हुआ तो f ऑफ 2 ये 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 3 होगा। और अगर x का वैल्यू 3 होगा तो f3 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी 5 होगा। ये आप देखो यहाँ पर a सेट और ये b सेट है। 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स है, 1 1 से 2 3 से और 3 5 से एसोसिएटेड है। और ये जिस नियम से एसोसिएटेड है वो नियम क्या है? 2x प्लस 1 यानी 2x माइनस 1 यानी f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b है। और यही fx बराबर 2x माइनस 1 वो रूल है, इसी को कहते हैं हम फंक्शन। फंक्शन के बारे में ये भी कह सकते हैं इन फैक्ट फंक्शन इज ए मशीन, है ना, जिसमें हम इनपुट, देखो ये एक मशीन बना है। ये मशीन है, इसमें इनपुट डालो, इनपुट और यहां से आउटपुट मिलेगा, है ना। यही है फंक्शन। यही मशीन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। आप यह काम करो, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1, यहाँ पर 1 अगर डाला तो इस मशीन में आया तो ये इस रूल से 1 बन के बाहर मिला। अगर आपने 2 डाला तो इस मशीन से पिस करके वो 3 बन के बाहर मिला। अगर आपने 3 डाला तो इस मशीन में वो जाने के बाद क्या बन के बाहर निकला? 5 बन के बाहर निकला।
यही है फंक्शन। एक मशीन को कहते हैं जिसमें इनपुट डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। ये सेट थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है इस पर, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख लें, एक मिनट। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, क्या होता है इसको आप समझिए। डिफिनीशन देखिए, ये है इफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं, इफ टू वेरिएबल्स x and y are so related that the value of y depends upon x. Two variables x and y are so related that the value of y depends upon x. y का मान x पर डिपेंड करता है। Then y is called dependent variable and x is called independent variable. Y is called dependent variable and x is called independent variable. And dependent variable y is called function of independent variable x and written as y equal to fx. और इसका ढूंढने का मतलब क्या है? read as y is the function of x, है ना। देखिए, two variables x and y are so related that the value of y depends upon x. Then y is called dependent variable and x is called independent variable. And dependent variable y is called function of independent variable x and written as y equal to fx. y is dependent variable, x is independent variable, है ना। जैसे कि हम ये जान रहे हैं, आप जहां पर बैठे हैं कमरे में पंखा अगर चल रहा है तो पंखा फैन जो है मूव क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देंगे क्या फैन मूव करेगा? नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि फैन इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, बिकॉज फैन इलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रहा है ना।
मोटरसाइकिल है, अगर उसमें पेट्रोल आप डालते हैं या डीजल से चलने वाली कोई गाड़ी है, अगर उसमें डीजल डालते हैं तो वो मूव करेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल इज द फंक्शन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल से सिर्फ मोटरसाइकिल ही चलते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, है ना। तो उसी तरह मैथमेटिक्स में क्वांटिटी, नंबर्स होते हैं, रियल क्वांटिटीज होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक quantity which change its value in any mathematical operation is called variable, and a quantity which does not change its value in any mathematical operation is called constant. Usually variables are denoted by small x, y, z and constant by small a, small b, small c. अब ये वेरिएबल में भी दो तरह के वेरिएबल हो गए, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम सामान्य तौर पे x से डिनोट करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसे सामान्य तौर पे हम लोग y से डिनोट करते हैं। इट इज कस्टमरी टू रिप्रेजेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बाय y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय x। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या कहलाता है, फंक्शन, और उसी को हम लिखते हैं y बराबर fx। y बराबर fx लिखने के पीछे हमारा वजह क्या है कि वैल्यूज ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वैल्यूज ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x। y का जो वैल्यू होता है वो x पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद यहां पर ये देखिए कि मान लीजिए लेट ए कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड it covers y distances in x hours, then y बराबर क्या होगा 40x। अब देखो y क्या है, डिस्टेंस, x क्या है, टाइम। अब देखिए डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है, न कि टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहां पे कहेंगे डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस जो है वो टाइम का फंक्शन है। y इक्वल टू 40x, यानी 40x को हम लोग fx भी बोल सकते हैं, यानी 40x का मतलब अगर 1 घंटा होगा 40 किलोमीटर, 2 घंटा होगा 80 किलोमीटर, 3 घंटा होगा 120 120 किलोमीटर। तो ये जो हुआ डिस्टेंस हुआ, ये टाइम हुआ। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम इज नॉट फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी y बराबर 40x, y इज द फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये दो तरह के वेरिएबल है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल y का मान अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड करता है तो उसे हम y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन बोलेंगे और उसी को लिखते हैं y इक्वल टू fx। y इक्वल टू fx मींस y is the function of x, that is value of y depends upon x। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? अब हम बात करेंगे रियल, चूंकि इस फंक्शन का नाम क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब है x भी रियल होना चाहिए और y भी रियल होना चाहिए, है ना। लेकिन आप जान रहे हो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका वैल्यू तो कोई भी रियल वैल्यू होना चाहिए, लेकिन y को रियल होने के लिए x को अब x के वैल्यू को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है ना। और x के उसी रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू का जो सेट होता है उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, जिस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए और उसके बाद लिखेंगे हम डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन।
लिखेंगे यहां पे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन और रेंज देखिए, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, then the set of all real values of set of all real values of independent variable x for which dependent variable y is real or finite or both is called domain of definition. Hello? And set of all real and finite values of dependent variable y is called range of the function। है ना? ध्यान से देख लीजिएगा उस डिफिनेशन को, बहुत डिफिकल्टी है, बहुत आसान चीज है, समझना बड़ा इजी है। क्या है, y बराबर एफ एक्स अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, then the set of all real values of independent variable x for which dependent variable y is real or finite or both is called domain of definition। domain ऑफ डिफिनेशन, परिभाषित प्रांत, यानी प्रांत में रहने की कोई परिभाषा होनी चाहिए ना, कोई भी तो आकर के यहां नहीं रह सकता है, तो उस प्रांत में वहां के नियम को पालन करने वाले लोग रहेंगे, है ना। तो यहां पर यह बात ध्यान रखना है, रियल होना चाहिए भाई, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसे हम लोग डोमेन ऑफ डेफिनेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए दिया हुआ है इफ y बराबर अंडर रूट एक्स, फाइंड इट्स डोमेन। अभी सिर्फ हम डोमेन की बात करेंगे, रेंज पर हम डिस्कशन करेंगे इसके बाद। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, y will be defined। बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं ये डिफाइन मतलब, तो देखिए सीधी सी बात जान लीजिए, डिफाइंड मीन्स रियल या फाइनाइट एंड फाइनाइट, रियल हो या फाइनाइट हो और बोथ या दोनों होना चाहिए, है ना। उसी को कहते हैं डिफाइन, सॉरी
डिफाइन का मतलब रियल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए इफ y इज इमेजिनरी देन y will not define, will not define। क्यों है? तो इमेजिनरी में कोई डिफिनेशन नहीं होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए आप, तो अगर हम कहें कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, तो आप रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे उम्र में छोटे हैं तो कहिए क्या सर आप क्या बात बोल रहे हैं। अगर आप हमसे उम्र में बड़े हैं तो आप कहिए सर क्या बात बोल रहे हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पता है ये। लेकिन मान लीजिए ये कहते ये देखो, ये जो भूत है ना, ये वाला भूत से बड़ा है। दिखाई पड़ा क्या आपको? कौन वाला भूत से बड़ा है पता चल रहा है? नहीं। तो जो इमेजिनरी है ना, वो डिफाइन नहीं है। हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, है ना। तो जो रियल है, जो फाइनाइट है, वो डिफाइन है। 11th में अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो आपको यह बताया गया होगा कि इन केस ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड, यानी 7 + 2 आयोटा ग्रेटर देन 1 + 3 आयोटा, ये मीनिंगलेस होता है, हैज नो सेंस, ये मीनिंगलेस है। लेकिन अगर हम ये बोले कि 7 ग्रेटर देन 9, तो तुरंत आप रिएक्ट कीजिएगा, भाई ये क्या बोल रहे हैं सर, नो रॉन्ग। लेकिन इसमें आप बोलेंगे क्या? तो कहने का मतलब है कि जो रियल है, जो फाइनाइट है, वो डिफाइन है। y will not be imaginary, y, if y is imaginary then y will not define, if y is infinite then y will not define। तो ये डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो अब यहां पर क्या होगा? y will be defined if and only if x का मान 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों होना चाहिए? तो रूट के अंदर टर्म अगर नेगेटिव हो जाए, y बिकम इमेजिनरी। y को इमेजिनरी नहीं होना है, y को इनफाइनाइट नहीं होना है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के इनफाइनाइट होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर 0 ले सकते हैं आप, 0 से बड़ा, 0 से छोटा लेने पर y इमेजिनरी होगा। दिमाग में यही रखना है कि किसी भी फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी इमेजिनरी नहीं होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल जब होगा वह रियल होगा, फाइनाइट होगा, और तभी उसे बोला जाता है डिफाइन। डिफाइन का मतलब रियल और फाइनाइट, नॉट इमेजिनरी, नॉट इनफाइनाइट, है ना। इस पर हम और भी चर्चा करते हैं यहां। अब देखिए, जैसे एक फंक्शन हमारे सामने दिया है y बराबर √x-3, है ना। एक है y बराबर 1/x² -4, एक है y बराबर 1/√1 - x, है ना। आप देखिए इसका डोमेन, यहां क्या लिखेंगे? y will be defined। ये कब डिफाइन होगा? if x-3 या तो 0 हो या उससे बड़ा हो, यानी y बराबर √अंडर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव। if y बराबर √अंडर नॉन निगेटिव देन y will be डिफाइंड।
दैट इज रियल और फाइनाइट, ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। अगर आप साइन स्कीम पढ़े हैं, आपको याद है, नहीं तो मेरा जो लेक्चर आएगा उसमें हम साइन स्कीम डिस्कस करेंगे, उस पर हम बताएंगे आपको। ये देखिए, ये 3 और 3 से इनफाइनाइट, यानी इसका जो प्रांत होगा, इसका जो डोमेन होगा, वो क्लोज इंटरवल 3 से इनफाइनाइट होगा। यानी x का मान 3 ले सकते हैं, उससे बड़ा ले सकते हैं, छोटा नहीं लेना है। अब यहां पे देखिए, इस केस में y विल बी डिफाइन। ये कब डिफाइन होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 नॉट 0, यानी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4, यानी एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसका जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, केवल -2 और 2 को छोड़ दिया जाए, है ना। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर y बराबर 1 अपॉन क्या होना चाहिए, नॉट 0, ध्यान रखना है ना। इफ y बराबर 1 अपॉन नॉट 0, देन y विल बी डिफाइन, मतलब ये फाइनाइट होगा, नहीं तो y बिकम इनफाइनाइट होना चाहिए, हो जाएगा। और ये क्या है, देखिए y विल बी डिफाइन इफ एंड ओनली इफ 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। 1 इट इंप्लाइज 1 ग्रेटर देन x, अर्थात x लेस देन 1, क्योंकि y बराबर 1 अपॉन रूट अंडर पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पर ये नहीं कि 0 हो, है ना। देन y विल बी डिफाइन, तो y तभी डिफाइन होगा, यानी इस केस में जो रेंज डोमेन निकलेगा वो क्या होगा, देखिए 1 है तो 1 नहीं लेना है, 1 को ओपन करके 1 से छोटा, यानी 1 से छोटा इधर चले गए और इधर 1 से बड़ा है, तो इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, ओपन माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन, 1 नहीं लेना है, ये हो गया। इस तरह के फंक्शंस होंगे, हम लोग ऐसे ही डोमेन को निकालेंगे। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं डोमेन को निकालने का, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे, है ना। अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उसके डोमेन कैसे निकाले जाते हैं, पहले तो ये समझना है कि एक्चुअली डोमेन होता क्या है ना। अब बात करेंगे रेंज का, है ना। तो अब देखिए रेंज के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए यही सवाल दिया हुआ है और इसमें पूछा गया कि बताओ इसका रेंज क्या होगा, है ना। तो इस केस में हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे। रेंज y के वैल्यू को बोला जाता है, y के वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं। अब ये मान लो हमारे सामने सवाल दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि बताओ रेंज क्या होगा। इफ y इक्वल टू रूट अंडर x, फाइंड इट्स रेंज, है ना। फाइंड इट्स रेंज। तो देखो y बराबर रूट अंडर x माइनस 3, ये तो क्लियर हुआ, x माइनस 3 0 या उससे बड़ा होगा, यानी x का मान 3 या उससे बड़ा होगा। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ये जो देख रहे हैं इज द सिंबल ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। सो फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए रेंज जो होगा, y का मान जो होता है उसे रेंज बोलते हैं। क्लोज 0 से लेकर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट है डोमेन, डोमेन निकालने के बाद हम रेंज भी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो
तो आप इस चीज को देखिएगा, रेंज पर और डोमेन पर और भी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम बात करेंगे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का वर्गीकरण, है ना, क्योंकि फंक्शन को दो क्लास में बांटा गया। एक जो होता है जिसे हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, और एक जो होता है उसे हम ट्रांसेंडेंटल यानी नॉन अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को दो क्लास में बांटा गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में आएगा, अलग अलग तरह के फंक्शंस आएंगे। तो पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, उसके बाद हर टाइप तरह के फंक्शंस के डोमेन कैसे निकाले जाते हैं, रेंज क्या होता है, किस तरह होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन आपने लिख लिया। अब हम इसको दो क्लास, देखिए किस तरह से लिखते हैं हम लोग, सॉरी, फंक्शन, देखिए इसको दो क्लास में बांटा गया। एक तो हो गया जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, है ना, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। नॉन अलजेब्रिक भी आप कह सकते हैं। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन में कई तरह के फंक्शंस होते हैं। मोनोमियल फंक्शन, इसके बाद आता है पॉलिनॉमियल फंक्शन। देखिए पॉलिनॉमियल फंक्शन में दो पार्ट बताए हैं, कांस्टेंट फंक्शन और एक हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसके बाद देखिएगा ये आ गया है यहां पे रेशनल फंक्शन, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पे इरेशनल फंक्शन। इसके बाद आ गया यहां पे पीस वाइज डिफाइंड। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में कुल 5 प्रकार के फंक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आ गया जिसको कहते हैं हम मॉडुलस फंक्शन। दूसरा आ गया सिग्नम फंक्शन। तीसरा आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ये सीधा लाइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद चौथा में आ गया लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और पांचवा में आ गया
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन को हम इतने क्लास में रखें, और नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में आ गया सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और लास्ट इसका हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। ये जो है क्लासिफिकेशन है फंक्शन का, वर्गीकरण, यानी फंक्शन को यहां पे दो क्लास में बांटा गया। एक तो हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा हो गया ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, दूसरा हो गया ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में आ गया मोनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन में आ गया कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जिसको सेक्शनली डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं, इसमें मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ये फंक्शन का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। इन क्लासिफिकेशन में हर फंक्शन को, यानी अलजेब्रिक में जो है सभी को अलग अलग हम डिफाइन करेंगे, उसके बताएंगे उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हो जाने के बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में आता है इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तब जाकर के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है ना। उसमें सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, 1 1 मेनी 1 ऑन 2 इनटू, फिर 1 1 ऑन 2, 1 1 इनटू, मेनी 1 ऑन 2, मेनी 1 इनटू। तब जाकर आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन, पूरा का पूरा फंक्शन, तब जाकर ये समाप्त होता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, इन सब चीज को डिस्कस किया जाएगा। इसमें कई क्लासेस लगता है। वैसे बेसिकली अगर 12 की बात करेंगे तो वो 2-3 क्लास में खत्म हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ये जो बताया कि इसमें 11, 12 और कंपटीशन लेवल के फंक्शन को जो है वो डीपली डिस्कस किया जाएगा, इसलिए कि फंक्शन एज फार एज आई एम कंसर्न प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न मैथमेटिक्स। कैलकुलस में आप आएंगे वहां भी आएगा फंक्शन, है ना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके लिए लिमिट जानना है, लिमिट जो है वो कब डिफाइन होता है, कब नहीं डिफाइन होता है, इसके लिए जरूरी है फंक्शन। तो फंक्शन वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे फंक्शन को हम अच्छे ढंग से डीपली स्टडी कर लें। उसके बाद फंक्शन के बाद ही हम और कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज ये जो फंक्शन का था वो लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 3 में हम इसे डिफाइन करेंगे, इसके डोमेन रेंज के बारे में बताएंगे, जो क्लासिफिकेशन बताया गया है। आज का ये लेक्चर यहीं तक है, फिर अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।